Good morning everyone. Class 9, subject Social Studies, Civics. The book is Democratic Politics First. We were doing the democracy in the contemporary world. The last video and the last class I told you about the democracy in Poland. Now, two features of democracy. अब डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। अब डेमोक्रेसी के फ़ीचर्स के बारे में देखेंगे। फ़ीचर्स इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी का एक्चुअल जो नीड है वो कहाँ पे है और क्यों है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, वी हैव रीड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रियल लाइफ स्टोरीज़। हमने दो स्टोरीज़ देखी थी, चिली और पोलैंड की, डेमोक्रेसी को लेकर के। द स्टोरी ऑफ चिली वॉज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेड बाय द अंदे being replaced by a non democratic military government of the Pinochet। हमने देख लिया था आइंदे ने डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग की थी, लेकिन उसको रिप्लेस करने का काम कर दिया था पिनोशे ने, जो कि नॉन गवर्नमेंट था, आर्मी से रिलेटेड था, मिलिट्री सिस्टम से था। और उसने क्या, और इसको फॉलोड बाय रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, और उसने क्या किया था, रिस्टोरेशन करना जो था डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग जो थी रिस्टोरेशन की, वो उसके पिनोशे के बाद से ही स्टार्ट हुई थी। इन पोलैंड वी ट्रैक्ड द ट्रांजिशन फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और हमने क्या देखा कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी वो पोलैंड में भी क्या हो गया था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ कन्वर्ट होने लग गई थी। नाउ अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इन स्टोरी से, तो हमें ये डिफरेंसेस मिलेगा। पिनोशेस का जो रूल था चिली के अंदर, द कम्युनिस्ट रूल इन पोलैंड, दोनों का बिल्कुल इक्वल था। कम्युनिस्ट रूल जो था ना, कैटेगरी को लेकर के, जो रिच लोगों का रूल था पोलैंड के अंदर, वैसे ही चिली के अंदर किसका रूल था, पिनोशे का रूल चल रहा था। और चिली में क्या था, मिलिट्री डिक्टेटर था। और वाइल पोलैंड वॉज रूल्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, और पोलैंड को टॉर्चर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, खुद वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ रिस्पॉन्सिबल थी। एंड इट वाज रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द वर्किंग क्लासेस। और तो और वहाँ पे क्या था, वर्किंग का भी डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। मैंने आपको बताया था वहाँ पे मेल और फीमेल में भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। जो मेल था, मेल होते थे उनकी सैलरीज ज़्यादा होती थी, जो वीमन होती थी, फीमेल्स होती थी, उनकी सैलरी जो होती थी वो कम होती थी, और वर्कलोड जो होता था उनको वो इक्वल दिया जाता था। इनफैक्ट टॉर्चर की बात करेंगे तो ऐसे क्लासेस को और फीमेल्स को, जो पुअर क्लासेस होती थी, उनको ज़्यादा दिया जाता था। पिनोशे मेड नो सच क्लेम एंड ओपनली फेवर्ड बिग कैपिटलिस्ट, येट बोथ हैड सम कॉमन फीचर्स। अब क्या था, उसमें कॉमन फीचर्स भी थे दोनों में। कुछ एक तो ये था कि पीपल जो थे वो उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया था अपने अपने रूलर्स को, ना चिली में ना पोलैंड में। ठीक है, दोनों को ही राइट नहीं था। एंड सेकंड कॉमन थिंग थी, देयर वाज नो रियल फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियंस। और एक और दूसरा कॉमन पॉइंट ये था कि दोनों को ही अपनी अपनी फ्रीडम नहीं थी ओपिनियन प्रेजेंट करने की या शो करने की। अब ये था कि द 3 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आइडेंटिफाइड अबव। अब वहाँ हमें 3 गवर्नमेंट मिली थी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमें काउंट कर सकते थे हम उस जिसको। फर्स्ट था आइंदेस चिली, जब चिली में आइंदे का रूल था, जब चिली उस टाइम आइंदे के टाइम का चिली। सेकंड ये था वालेसास पोलैंड, और जब वालेसा आया था, वालेसा वो जो लीडर था वर्कर्स का, उसके टाइम का पोलैंड। एंड बैचलेट्स, वो जो एयर ऑफिसर्स की डॉटर थी, उसके टाइम का चिली। ये तीनों स्टोरीज़ और तीनों टाइम जो हैं वो इक्वली होते हैं, क्योंकि इन तीनों के टाइम में क्या था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल कर रही थी। नाउ द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ही एक फॉर्म होता है डेमोक्रेसी, उसकी का टाइप होता है, तो उसके चेंजिंग के बारे में बात करेंगे। 12th सेंचुरी वॉज फुल ऑफ द काइंड ऑफ स्टोरीज़। बहुत सारे स्टोरीज़ है 12th सेंचुरी के अंदर, जब आप डेमोक्रेसी से सफ़र कर रहे लोग, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रहने वाले लोग,
जो एक्सप्लॉइट हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे अपनी अपनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, उन सब के बारे में पढ़ने के लिए बहुत सारी स्टोरीज़ हमें मिल जाएगी। क्योंकि तब तक क्या था, सारी कंट्रीज़ ने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट नहीं किया था, बट इंडिया ने उस टाइम तक कर लिया था। क्योंकि इंडिया में जब से फ्रीडम आई थी, जब से इंडिया फ्री हुआ था, तब से इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। नाउ अब चैलेंजेस भी बहुत सारे थे डेमोक्रेसी के अंदर। चैलेंजेस ये थे, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी ऑफ मिलिट्री कॉर्प्स ऑफ स्ट्रगल्स ऑफ द पीपल टू ब्रिंग बैक डेमोक्रेसी। बहुत से लोगों के पास में तो इतना स्ट्रगल था कि वो डेमोक्रेसी को वापस पाना चाहते थे। उनके पास थी पहले से, जैसे आइंदे के टाइम में था, चिली में था, ठीक है। लेकिन जब पिनोशे जैसे मिलिट्री कॉप आ गई थी गवर्नमेंट में, जब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई थी, तो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था डेमोक्रेसी को वापस लाने के लिए। अब डेमोक्रेसी क्या है, कैसे आनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है, ये सब चीज़ें जो होती थी उस टाइम में पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज इससे सफ़र कर रही थी। नाउ दिस इज़ व्हाट द 3 मैप्स शोन हेयर डू। अब ये 3 मैप जो होंगे ना, वो हमें यही शो करेंगे। फर्स्ट इज़ दिस, जो रेड कलर में मार्क्ड है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है 19वीं सेंचुरी से 1950 तक। 19वीं सेंचुरी से 1950 तक हो जाता है। यहाँ पे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये सारे इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। एशिया के अंदर मेजर तो हमें यही देखने को मिल रहा है, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया में जब फ्रीडम थी हमें कब मिल गई थी, 1947 में ही मिल गई थी। और इंडिया और पाकिस्तान 2 पार्ट बन गए थे, और दोनों में क्या था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पहुंच चुकी थी, ठीक है। पाकिस्तान पहले मना कर रहा था, लेकिन बाद में उसने भी एक्सेप्ट कर लिया था। नाउ अब इतनी सारी कंट्रीज़ जो थी वो सफ़र कर रही थी। अब ये जो ऑरेंज कलर में है, ऑरेंज शेड में है, वो ये है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 1950 में थी, लेकिन 19वीं सेंचुरी में नहीं थी। ये तो है मिड 19 टू 1950, मतलब 50 ईयर के बीच में जितनी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी चली थी 19 से लेकर के 50 तक, उन सब की डिटेल है। जो रेड कलर में मार्क है वो, और जो ऑरेंज है उसमें ये है जो 19 में तो 1950 में थे, 19 सेंचुरी में नहीं थे। ऑब्वियसली इंडिया फ्री भी नहीं हुआ था 19 सेंचुरी में, तो 1947 में तो इंडिया को फ्रीडम मिली थी, कॉन्स्टिट्यूशन भी उसका 1950 में बना था। देन बट ऑब्वियस है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर एस्टैब्लिश होगी तो वो 1950 में होगी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इन द नेक्स्ट अब है सेकंड मैप, उसमें है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 1975 में। सेम थिंग, क्योंकि इसमें पहले भी यहाँ पे आप देख चुके हो रेड कलर में, ऑलरेडी इन कंट्रीज़ में जब डेमोक्रेसी आ चुकी है तो नेक्स्ट उनमें रहेगी। अब तो जो कंट्री में नहीं थी उन कंट्री में डेमोक्रेसी क्या होगी, स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। इंडिया, पाकिस्तान, एशिया के अंदर पूरा यही नाम है। पूरे जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान तो पहले भी था, अभी भी है। और उसके अलावा धीरे धीरे सब में क्या होने लग गया था, स्टार्ट होने लग गया था 1975 में। देखो यहाँ पे ये है चिली, ठीक है, ये वाइट कलर में शो किया हुआ है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द 1975। और 1973 में तो आइंदे की डेथ हो गई थी, ठीक है। आइंदे की डेथ के बाद में चिली में क्या था, डेमोक्रेसी पूरी तरह से फिनिश हो चुकी थी, ख़त्म हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो ये कुछ पोर्शंस हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी अवेलेबल थी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लेकिन अभी भी कई जगहों पे क्या था, डेमोक्रेसी का होना बाकी था। बहुत से ऐसी जगह थी, मतलब वर्ल्ड में बहुत कम, मुश्किल से 20 to 30% तक कंट्रीज़ ने डेमोक्रेसी जो थी वो एक्सेप्ट की हुई थी, अडॉप्ट की हुई थी। बट 2000 सेंचुरी जब आ गई थी, 2000 सेंचुरी के अंदर क्या था, मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज़ ने क्या किया था, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया था। नाउ द फेसेस इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी धीरे धीरे क्या हो गया था, एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गया था, फैलना शुरू हो चुका था। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था या फर्स्ट हुआ था
उसके बाद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक और उससे बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ थी वो सफ़र कर रही थी, डोमिनेट कंट्रीज़ से टॉर्चर हो रही थी। डोमिनेटिंग कंट्रीज़ होता है जो दूसरों को अपने अंडर में रखने की कोशिशें कर रही थी। तो ऐसे में फ्रांस भी था, एक रशिया भी था, रूस कंट्री जिसको हम बोलते हैं, उसने भी रेवोल्यूशन किया था और आज़ादी हासिल की थी। और ऐसा ही कुछ फ्रांस में भी हुआ था। इन द 10th क्लास यू विल रीड अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द रशियन रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था 1789 में। आई मेड यू एक्सप्लेन, मैंने आपको बता दिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या कंडीशंस थी, किस तरह से पोप और पादरी वहाँ पे जो रह रहे थे, जो फादर्स थे, जो चर्च के लोग थे, उन लोगों ने क्या किया था, क्लर्गी वाले कैटेगरी के लोगों ने उनको बहुत परेशान करना शुरू कर दिया था, मिडिल क्लास को, लोअर क्लास, वर्कर क्लास को, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। और ऐसा ही कुछ रशियन रेवोल्यूशन में भी हुआ था। Yet the French Revolution inspired many struggles for democracy overall यूरोप में अगर सबसे माना जाता है किसी का या सारे स्ट्रगल्स में से, तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा माना जाता है। इन ब्रिटेन द प्रोग्रेस टुवर्ड्स डेमोक्रेसी स्टार्टेड मच बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ब्रिटेन तो ऐसा था ना कि वो स्टार्टिंग से ही सबसे आगे ही रह रहा था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता और ये लोग डेमोक्रेसी को समझते और हासिल करते, एस्टैब्लिश करते, उससे पहले ब्रिटेन अपने डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो थी वो अडॉप्ट कर चुका था और उसने बहुत इजीली अपनी गवर्नमेंट को चलाना भी स्टार्ट कर दिया था। एंड थ्रू द 18th एंड द 19th सेंचुरी सीरीज ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स रिड्यूस द पावर ऑफ मोनार्की एंड फेड्यूल लॉर्ड्स। अब क्या था, 19th और 18th सेंचुरी जो चल रही थी, उस टाइम में क्या हो गया था, मोनार्की सिस्टम भी ख़त्म हो गया था। जो फेड्यूल लॉर्ड्स होता था, फेड्यूल लॉर्ड्स मतलब वो सामंतवाद जो होता था, मॉनिटर्स जो अपॉइंट किए जाते थे राजाओं के, वो सारे भी क्या हो गए थे, उनके भी रूल्स जो थे वो ख़त्म हो चुके थे। द ब्रिटिश कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट इन 1776। और ब्रिटिश में भी बहुत सी ऐसी नॉर्थ अमेरिकन जो कंट्री की कॉलोनीज़ थी, उन्होंने भी अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था क्या, इंडिपेंडेंट। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स दीज कॉलोनीज कम टुगेदर टू फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दे अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन in 1787, but here too the right to vote was limited to very few men। 1787 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया था वहाँ पे अमेरिका में, यूएसए में, और उन्होंने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया था, अडॉप्ट किया था। लेकिन अभी भी वहाँ पे वोटिंग सिस्टम जो था, वोटिंग राइट जो था, वो बहुत लिमिटेड लोगों को मिला हुआ था। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड अटेंड द क्लास।